हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ इशू की हैं, कैपिटलाइजेशन जो है क्वालिटेटिव इशू है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उसके अंदर हर एक सोर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द पोर्शन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑन द बैलेंस शीट। फिनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऐसे करके भी बता सकते हैं, जैसे हमें टोटल जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो हमारे 17 लाख है, उसके अंदर इक्विटी का पोर्शन जो है 58.82 है, प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन जो है 29.41 है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स का 11.77 है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये देखता है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन है, लॉन्ग टर्म लोन का कितना प्रोपोर्शन है। उसके बाद है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो नेचुरली इसके अंदर हमने डेट का कितना मिक्सचर रखना है। जब भी हमने डेट और इक्विटी का मिक्सचर रखना है तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी ओवरऑल मिनिमम होनी चाहिए। इवन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, इनमें से कुछ फैक्टर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कुछ फैक्टर जो डिटेल में अगर फैक्टर स्टडी करने हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट 1 वीडियो देखिए। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि जब हम इक्विटी के साथ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है ये एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टैक्स सेविंग होती है और इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न इंक्रीज़ हो जाती है। पर ये हम तभी इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे हमारी सेल स्टेबल है, ग्रोथ और सेल इंक्रीज़ हो रही है, या सेल के अंदर स्टेबिलिटी है, अर्निंग के अंदर स्टेबिलिटी है। इवन जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से हम ले रहे हैं तो अलग अलग सोर्सेज की क्या कॉस्ट है। ओवरऑल हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद है कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या टैक्स कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। ऐसे कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड देते हैं, ये जो डिविडेंड होते हैं टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते। इसके ऊपर जो कंपनी होती है अर्निंग आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके उसके अंदर 115 ओ के अंदर जो है टैक्स पे करती है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है ये 100% टैक्स डिडक्टेबल होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी सेव हो जाती है। फ्लोटेशन कॉस्ट एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट के जो भी हम डेट इशू करते हैं या इक्विटी इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, जो भी इसकी प्रिंटिंग के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर खर्चा आता है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसका अप टू 5% तक मैक्स परमिटेड होता है, और इसको हर साल 1/5 जो है अमोटाइज कर सकते हैं 5 ईयर के लिए। उसके बाद हमने देखना होता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट का क्या इफ़ेक्ट है और इन्वेस्टर के हाथ में क्या इसकी टैक्स ट्रीटमेंट है। जो इंटरेस्ट है, अगर हम डेट लेते हैं तो डेट जो है इन्वेस्टर के ऊपर जो हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी इनकम होती है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर शो किया जाता है। उसके बाद है कि जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो डेट के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि डेट जो कंपनी ने लिया है लोन की फॉर्म में लिया है या डिबेंचर की फॉर्म में लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ये 100% डिडक्टेबल होता है जब हम बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हैं। 100% डिडक्टेबल का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज परमिसिबल एक्सपेंस हम शो करते हैं, जिससे हमारे क्या होता है प्रॉफिट कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है हम इसको ड्यू बेसिस पे या पेड बेसिस पे भी परमिटेड होता है। डिपेंड करता है कि जो बिजनेस हाउस है उसने अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज़ किया है, ड्यू बेसिस पे किया है कि पेड बेसिस पे किया है। लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ अगर ये पे किया है तभी इसकी परमिसिबिलिटी है। अगर हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IDBI है, IFC है, ICIC है, अगर इनसे हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इवन अगर हमने शेड्यूल बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन लिया है, तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी अगर हमने इंटरेस्ट को पे किया है। इसके साथ हमें ये इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए हमें प्रूफ ऑफ पेमेंट भी लगाना पड़ेगा।
उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं किया लेकिन लोन लिया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम हर साल 1/5 जो है अमोर्टाइज करते हैं। अगर हम कोई एसेट लेने के लिए लोन लेते हैं और जब तक हम उस एसेट को यूज़ नहीं करते, उस एसेट की कैपिटल के अंदर हम जो भी इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाती है। वहाँ पे उसको मतलब टोटल जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है प्लस जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये कि कंपनी जो है अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इस्तेमाल करती है तो उससे अर्निंग पर शेयर कैसे इन्हांस होती है और टैक्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम फाइनेंशियल लीवरेज करते हैं, जब भी हम इक्विटी के साथ प्रेफरेंस या डेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिर्फ उसी सिचुएशन में करना चाहिए जब हमारी सेल के अंदर ग्रोथ है, अर्निंग स्टेबल है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम लॉसेज हो रही है तो हमें उस वक्त डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है ये मैंडेटरी पेमेंट है, ये हमें हर सिचुएशन के अंदर पे करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसी सिचुएशन के अंदर जब हमारी इनकम जो है स्टेबल है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल 20 लाख फॉर ए प्रोजेक्ट, जहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विल बी 30% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 6 लाख। और कंपनी जो है डेट रेज कर सकती है 12% पर एनम। अब हमने उनको कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के अंदर हेल्प करनी है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या है कि इक्विटी के सारा का सारा पैसा वो इक्विटी से रेज करें। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है, वो 16 लाख इक्विटी से करें, 4 लाख वो डेट के अंदर से करें। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है, 4 लाख इक्विटी से ले रहे हैं, 16 लाख डेट से ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेटली सोल्यूशन बताया है, बट अदरवाइज क्या है कि आप एक ही जगह पे तीनों सिचुएशन को शो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन जब हमने इक्विटी रेज किया है 20 लाख की, हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ इक्विटी है, तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 6 लाख है, इंटरेस्ट कोई डेट है नहीं, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट भी 6 लाख है। उसके ऊपर हमने 30.9 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया, ये आ जाता 1,85,400। हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है 4,14,600 है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विटी के ऊपर जो है जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो उसके ऊपर कंपनी को जो है टैक्स देना पड़ता है। डिविडेंड के ऊपर टैक्स है 20.358, डिवाइड किया इसको 120.358, क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि 100% जो है 100 रुपीज़ जो है इनकम जो मिलती है आफ्टर टैक्स ऑन डिविडेंड देने के बाद मिलती है, तो उस वजह से हमने 100 के अंदर टैक्स डिविडेंड जो है ऐड कर दिया 20.358, ये हो जाता है 120.358। यहाँ पे आ जाता है 70,128, ये हमने डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना है। उसके बाद जो हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 3,44,472। इसको हमने बाद में 20 लाख से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर 20 लाख के हैं, तो हमारी जो रिटर्न इन इक्विटी शेयर्स है ये 17.224 आ जाती है। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि 16 लाख इक्विटी है, 4 लाख डेट है। यहाँ पे 6 लाख से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि 4 लाख डेट है। हमारी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट आ जाती है 5,52,000, उसके ऊपर 30.9 हमने टैक्स दे दिया। उसके बाद हमने टैक्स ऑन डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया, वो आ जाता है 64,157। वो हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आ जाता है 3,17,275। और इसको हमने यहाँ पे 16 लाख से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमारी रिटर्न आ जाती है 19.83। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमारा 4 लाख इक्विटी है, 16 लाख डेट है। यहाँ पे हमारी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आती है 2,81,000 आती है, 928 आती है। इवन हम देखते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी काफ़ी है, 1,92,000 है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स जो है 4,08,000 आती है, और टैक्स हमारा 1,26,072 बनता है। और यहाँ पे भी हमने टैक्स ऑन डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है 2,34,241 है। इसको हमने 4 लाख से डिवाइड किया, यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आती है 58.56%। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट लेने से हमारी रिटर्न जो है इन्हांस हो जाती